Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is mark the correct statements regarding friction. तो देखो फ्रिक्शन के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली जो आपका की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो आप समझ ही गए हो. योर की कॉन्सेप्ट विल बी यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कैसे जनरेट होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, वो सब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन ईजिली टैकल दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो बारी बारी से हमें हर एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है. पहली स्टेटमेंट क्या है? फ्रिक्शन फोर्स कैन बी जीरो इवन दो द कॉन्टेक्ट सरफेस इज रफ. तो बोला हुआ है कि लेट से ये आपका कोई सरफेस है. ठीक है, ये एक रफ सरफेस है और इस पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. तो जब ये सरफेस रफ है उस टाइम पे भी इनके बीच की जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़ीरो हो सकती है. तो बिल्कुल हो सकती है अगर आप इस ब्लॉक के ऊपर कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहे हो. ठीक है, आप इसको मूव कराने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, ये एज इट इज़ रखा हुआ है. तो उस टाइम पे इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगी उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तभी एक्शन में आएगी जब आप इसको मूव कराने की कोशिश करोगे, यानी कि इस ब्लॉक के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाओगे. तो यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है. दूसरी स्टेटमेंट क्या है? इवन दो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सर्फेसिस फ्रिक्शनल फोर्स में एग्जिस्ट बिटवीन देम. अब दूसरे में सेम इसी का अपोजिट क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कि अगर कोई सरफेस है उस पर कोई ब्लॉक रखा है तो इन दोनों के बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तब भी क्या फ्रिक्शन फोर्स हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है. हम जानते हैं ये कैसी होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन होती है. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? अगर हम इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं एफ, लेकिन ये बॉडी मूव नहीं कर पा रही, यानी कि अपने जो लिमिटिंग इसका लिमिटिंग कंडीशन है, लिमिटिंग वैल्यू को ये क्रॉस नहीं कर पा रही है फ्रिक्शन, ये हमारी लगाई हुई एक्सटर्नल फोर्स, तो उस कंडीशन में बॉडी मूव नहीं करेगी, इसके ऊपर एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी. ठीक है, तो यानी कि इसको बॉडी को मूव कराने के लिए हमारी ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये ज़्यादा होनी चाहिए इस स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, तभी ये मूव करेगी. लेकिन अगर ये फोर्स कम है म्यू एस इंटू एन से, यानी हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो उस टाइम पे हमारी फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगी जिसकी वैल्यू होगी म्यू एस इंटू एन, जबकि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा. तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी. इसके बाद तीसरी स्टेटमेंट है द एक्सप्रेशन एफ एल इज इक्वल्स टू म्यू एस एफ एन और एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एफ एन आर इम्पीरिकल रिलेशंस. सो यस, ये जो आपके जितने भी रिलेशंस हैं जो लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए आपकी जो वैल्यूज होती हैं, दीज आर इम्पेरिकल रिलेशन. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है. तीसरा लास्ट आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, द एक्सप्रेशन एफ एल इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एफ एन सेज दैट डायरेक्शन ऑफ एफ एल एंड एफ एन आर सेम. सो ये तो हम जानते हैं कि अगर आपका कोई ब्लॉक है जिसके ऊपर जो आपकी नॉर्मल फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट करती है, नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करती है, यानी ऊपर की डायरेक्शन में. दिस विल बी योर नॉर्मल फोर्स एफ एन. ओके, और जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स होती है वो हमेशा अलोंग द सरफेस एक्ट करती है. दिस विल बी योर फ्रिक्शन फोर्स एफ एल. ओके, सो ये जो आपका रिलेशनशिप है एफ एल इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एफ एन, ये सिर्फ आपकी मैग्नीट्यूड्स को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. यहाँ पे आपकी वेक्टर क्वांटिटीज नहीं ली हुई है, यहाँ पे सिर्फ एफ एल का और एफ एन का मैग्नीट्यूड लिया हुआ है. तो ये डायरेक्शन के बारे में आपको कुछ नहीं बताता है. ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ओके, सो ये वाला रिलेशन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये बोल रहा है कि ये इनकी डायरेक्शंस को शो करता है ये रिलेशन. तो ये रिलेशन डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता, ये सिर्फ आपकी मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करता है. ओके, सो दिस विल बी योर रॉन्ग स्टेटमेंट. तो आपके करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? योर स्टेटमेंट ए, बी एंड सी विल बी योर correct answer. So I hope you understand this concept. Good luck.